हाय एवरीवन। हम यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमारा ये सेशन है। मेरा नाम कौकब उस्मानी है और आई रोट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड आईएएस मेंस इन 2020 और बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों का एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 टू बिगिन विथ लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हूँ। और ये ऑप्शनल के बारे में जो भी मिथ्स हैं या जो भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो लोगों को समझने में परेशानी होती है, मेरा पर्पस ये है कि मैं वो आप लोगों के सामने थोड़ा डीमिस्टिफाई करूँ, डिकोड करूँ और इसका थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप लोगों के सामने रखूँ ताकि ये ऑप्शनल आप लोगों को एक बेहतर तरीके से समझ में आए। मैंने ग्रेजुएशन 2000 मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में एज अ लॉयर किया है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए रहा है। सो बेसिकली आई हैव बीन इनटू टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। दिस वाज प्रीटी मच अबाउट माय बैकग्राउंड। अब हम लोग आते हैं एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि बेसिकली ये सब्जेक्ट है क्या। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो हम लोग पाएंगे कि एवर सिंस 2013 एंड 14, मेजरली 2015 के बाद ये ऑप्शनल का सर्ज हुआ है अमंग एस्पिरेंट्स, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कह सकें तो दिस इज वन ऑफ दोज ऑप्शनल्स विच हेल्प क्रिएट आईएएस ऑफिसर्स, डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम आईपीएस बिकॉज इसका स्कोरिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी ये ऑलमोस्ट अपने इस पीक पे पहुंचने के जस्ट थोड़ा सा पहले है। तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी लोगों में इसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसका रीज़न ये भी है कि ये बड़ा कंसाइज, बड़ा साइंटिफिक, लॉजिकल प्लस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलग अलग एस्पेक्ट से आप डील करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर ह्यूमन बीइंग है, इसके बारे में क्या बेसिकली इसका जेनेसिस से लेकर के अभी तक की मॉडर्न सोसाइटी में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसका सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैरिज, फैमिली या जो भी है बेसिकली उसको देखने का जो एक नज़रिया डेवलप करता है, इस ऑप्शनल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। अब आते हैं कि इस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ज़्यादातर लोग क्यों इसको देयर हैज़ बीन सर्ज, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनका अपना एक ट्रेंड रहता है, कई सालों तक उनका ट्रेंड रहता है। उसमें बहुत कभी साइकोलॉजी हुआ, कभी ज्योग्राफी हुआ, कभी पब्लिक एड हुआ, तो सबका अपना एक फेज चलता है। तो बेसिकली इन द पास्ट 4-5 years दिस ऑप्शनल हैज़ हेल्प क्रिएट टॉपर्स। चाहे आप 2017 के टॉपर को देखें, इस साल के टॉपर को देखें, ऑल ऑफ देम हैव हैड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो इट्स बिकॉज इट्स वेरी साइंटिफिक। आप आराम से चीज़ों को लॉजिकली समझ करके विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द डीपर कॉन्सेप्ट्स आप रीजन आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वजह है। प्लस आसानी से आप इसको कम टाइम में ख़त्म कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को जब हम डील कर रहे होते हैं तो पर्सनली मैं जब आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी से डील कर रहा हूँगा तो इसको मैं 2 स्टेजेस में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली एक चीज़ होता है चीज़ों को समझना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और फिर दूसरा स्टेज ये होता है कि उस आइडिया, उस कॉन्सेप्ट को जो आपने अटेन किया है उसको आप कंसाइजली 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में किस तरीके से आप उसको कंसाइज वे में लिख सकें। ये दूसरा एस्पेक्ट होता है जिसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डील नहीं कर पाते या बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में पता नहीं चलता है। कहानी की तरह चीज़ों को पढ़ना एक बात होती है, चीज़ों की समझ रखनी एक बात होती है, और उसको कन्वर्ट करना इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो बेसिकली बात यह है कि इस 2 स्टेज में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर क्या है वो डेवलप करें, और दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे किस तरीके से आंसर राइटिंग करना चाहिए और आंसर राइटिंग में किस तरीके से आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। योर आंसर्स शुड लुक लाइक अ सर्टन वे, जहां पर इट शुड बी रिप्लीट विथ लॉट मेनी डायग्राम्स, देयर शुड बी मेंशन ऑफ थिंकर्स
ये सब जब आप मेंशन करते हैं तो आपका आंसर मोर फ्रूटफुल होता है। हम इस पूरे सेशन को एकेडमिक पर्पसेस से ज्यादा यूपीएससी के लाइन पर चीजों को समझने की कोशिश करने के पर्पस से अटेंड करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज को समझना। एक चीज होता है समझना किसी चीज को एकेडमिक पर्पसेस से, एक चीज होता है किसी चीज को एक पर्टिकुलर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट से समझना। जब आप किसी चीज को एकेडमिक पर्पस से समझते हैं तो आपके सोर्सेज का कोई लिमिट होना जरूरी नहीं है। कई बार इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूं तो आप ऐसा इसको समझते हैं कि किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेना। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर देखी जाए तो ऑप्शनल में आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव वे है इस सब्जेक्ट को डील करने का। वो ऑब्जेक्टिव वे क्या है, किस तरीके से आप अपने नॉलेज को कंसाइज करके उसको एक सर्टन लिमिटेड वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, ये समझ पाना ज्यादा जरूरी है बेसिकली। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा टिल्ट यस यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंथ्रोपोलॉजी का क्या है उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें rather than going for the academic। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाट बुक्स दे शुड बी रीडिंग, या ये बुक पढ़ूं या वो बुक पढ़ूं। बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप एक बड़ा ऑब्जेक्टिवली उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाए। मोर ओवर अगर हम मेंस 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास 2 मंथ्स है। इस 2 महीने में इस ऑप्शनल को खत्म करने का क्या कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी है? इज देयर अ वे वेयरइन यू कैन फिनिश दिस ऑप्शनल इन 2 मंथ्स एंड गेट अ गुड स्कोर? देन आई वुड से दैट पॉसिबली ये दिस इज द ओनली ऑप्शनल जहां पर आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं तो इस ऑप्शनल को आप 2 से 3 महीने के अंदर, 2 महीने प्रिसाइजली 2 से सवा 2 महीने में भी स्मार्ट तरीके से कवर कर पाने में सक्षम है और अच्छा स्कोर कर पाने में भी सक्षम है। तो मेरा आइडिया बेसिकली ये रहेगा कि आप लोगों को मैं यूपीएससी रेडी करूं, यूपीएससी एंथ्रोसेंट्रिक जो आपकी तैयारी होनी चाहिए उसमें पेपर 1 में मैं आपकी हेल्प करूं। तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो जाननी जरूरी हैं। अगर ये सब्जेक्ट इतना साइंटिफिक है तो देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव वे ऑफ गोइंग अबाउट द सब्जेक्ट, कोई एक स्मार्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट द सब्जेक्ट जहां पर हम आइडेंटिफाई करें थीम्स को। पेपर 1 और पेपर 2 किसी भी ऑप्शनल का आप अगर उठा करके देख लें तो आप उसको आइसोलेशन में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा पर्सनली ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि आप जब तक यूपीएससी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जोड़ करके ना पढ़ें तब तक आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती है। अगर आप पेपर 1 में कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए अर्ली मैन के बारे में, जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक एस्पेक्ट ये भी आएगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट का जो एक इनका थियोरी है उसके बेसिस पे इवोल्यूशन ऑफ मैन जो होता है एप से मैन की तरफ का जो डायरेक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट से हम लोग गुजरेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उसका अपना कुछ एक स्टडी है, उसका अपना एक काफी एक्यूमुलेटेड फैक्ट है। तो हम दोनों को साथ अगर पढ़ेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी। जब हम लोग आर्कियोलॉजी में पढ़ेंगे अबाउट पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सारे कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे कि वहां पर जब जो मेन थे, जो अर्ली मेन जिनको हम कहते हैं, वो जब इवॉल्व हो रहे थे तो वो किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करते थे। जो मटेरियल्स जैसे कि टूल्स, जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो वो मटेरियल जब आप मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दूंगा हर एक टॉपिक जो कि एंथ्रोपोलॉजी को समझने में आपकी मदद करे। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक्स का आपको एक सर्टेन ओवरव्यू मिले ताकि आप ब्रॉडली सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकें। सबसे पहला इंटेंशन तो मेरा ये है कि मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊं। तो जब मैं ये मटेरियल की बात करता हूं तो इसका इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है टूल्स की। ये जो टूल्स जो इस्तेमाल किया जा रहा था
अर्ली मैन के द्वारा, जब उसको आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट करके, जमीन की खुदाई करके जब उसे बाहर निकालते हैं, तो उन टूल से उन अर्ली मैन के बारे में क्या पता चलता है, उनके ईटिंग हैबिट से लेकर के, उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से लेकर के, हंटिंग के बारे में, उनके कल्चर के बारे में एक क्या आइडिया लगता है, और उससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि उस वक्त पर क्या चीजें रही होंगी। ये बेसिकली आइडिया होता है आर्कियोलॉजिस्ट्स का। तो ये एक बात हुई जहां पर हम लोग पढ़ेंगे निएंडरथल्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे होमो हैबिलिस के बारे में, और बहुत सारे जो एक आप देखेंगे तो एक पैटर्न ऑफ अर्ली मैन जो भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे वर्ड से डरने का नहीं है, मेरा इंटेंशन यही है कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको मोटी मोटी बातें जो भी हैं, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं या डिफिकल्ट टर्म्स हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी रिवॉल्व करता है, आपको एक मोटा आइडिया दे दूं मैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भैया ठीक है, आपको एक कंफर्ट फैक्टर आपका डेवलप हो जाए इस सब्जेक्ट के तहत। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग इसको पेपर 1 में पढ़ते हैं, तो इसका कुछ कंपोनेंट पेपर 2 में भी मौजूद होता है। रामापिथेकस, सिवापिथेकस, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सब को आप दो अलग अलग चश्मों से नहीं देख सकते हैं, आपको एक दूसरे को मर्ज करके देखना, यही ब्यूटी है इस एंथ्रोपोलॉजी की। और क्योंकि मैंने कहा कि एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है, अगर आप एकदम बेसिक डेफिनेशन अगर एंथ्रोपोलॉजी जो कि हम लोग देखेंगे, आप पाएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट एंथ्रोज एंथ्रोपोलॉजी, अगर लॉजी मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोज एंड लॉजी, इन दोनों को के कॉम्बिनेशन से एंथ्रोपोलॉजी बनता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन जो है बेसिक हमारा आइडिया है। अब किस तरीके का स्टडी, तो वो एक साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक यानी बेसिकली साइंस से रिलेटेड कुछ बात चल रही है, सोशल साइंसेस हम लोग अगर कह सकें तो और भी मजा आए। मतलब एक स्टेटमेंट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी तो एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, राइट? अब स्टडी पढ़ रहे हैं तो स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव कुछ तरीका है, कुछ इंपेरिकल वे आउट है, तब हम एक वर्ड इसमें ऐड करते हैं साइंटिफिक। साइंटिफिक स्टडी, जब हम ये वर्ड साइंटिफिक ऐड करते हैं तो हम थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करते हैं अपने अप्रोच को। हमसे मेरा मतलब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इस सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी यानी जब साइंटिफिक वर्ड आ गया तो इसके साथ ही एसोसिएट आपका कुछ टर्म्स हो जाएगा। लॉजिकल, कुछ लॉजिकल तरीके से पढ़ना होता होगा। तो जब लॉजिकल है तो यह भी जरूरी है कि कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव चीजें जो आपको कंक्लूजन में पहुंचने में मदद कर रही हैं वो भी इन्वॉल्व होते होंगे। तो जवाब आता है हाँ, मे बी टूल्स वगैरह होते होंगे। तो इस तरीके से आप देखा जाए कि अप्रोच इस सब्जेक्ट का बड़ा साइंटिफिक होता है, एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। अब ये मेरा पहला स्टेप था जिसमें कि मैंने कोशिश किया कि हमारा अप्रोच कैसा होगा। मैं थोड़ा सा इसको समराइज करके आपको ये और बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों का अप्रोच रहेगा। तो पहला चीज है, मैं पेपर 1 आपका जब डील कर रहा हूं तो एकेडमिक पर्पस से ज्यादा मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको यूपीएससी सेंट्रिक अप्रोच रखूं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल है, वो ट्रेंड में है। इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है 2 से 2.5 महीने में बड़े आराम से, और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। मार्केट में ऐसा कोई दूसरा ऑप्शनल नहीं है जो कि 2-2.5 महीने में कंफर्टेबली, जितने कंफर्ट लेवल के साथ इसको कंप्लीट किया जा सकता है, वो आप कवर कर सकें। तीसरी बात, हम बड़ा साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे सब्जेक्ट को डील करने का। हम अपना बेस बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जब मैं कहता हूं कि यूपीएससी सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे तो हमारा जो मूल एस्पेक्ट होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। पिछले 10 साल से यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछा है उस पे हम लोग वर्क करें, ताकि हमने अपने अप्रोच को नैरो डाउन कर दिया। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है तो, और आपको कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी चीज को आधार बना करके अपना अप्रोच रखें। तो वो आधार होता है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, देखें कि क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे सवाल आ रहे हैं, किन से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, किनको इग्नोर किया जा सकता है, किनको आपको बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं यूपीएससी सेंट्रिक, तो आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रटा हुआ होना चाहिए, और यही मेरा इंटेंट भी है कि सब्जेक्ट से आप लोगों की अगर मैं वर्ड यूज कर सकूं, वक्फियत हो। इफ यू गेट टू नो द सब्जेक्ट, इट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस इन डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट। सो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंथ्रोपोलॉजी का। अब अगर एज अ पेपर देखें तो ये दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये 250 मार्क्स के पेपर हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में पूछा जाता है इस पेपर को। अभी हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि पेपर 1 में अगर पेपर 2 के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्कोर थोड़ा सा कम ही रहता है लड़कों का, 125 130 अच्छा स्कोर माना जा सकता है, 140 आता है लोगों का। पेपर 2 में कंपैरेटिवली मोर सिंप्लीफाइड होता है, तो 160 तक भी लोगों का जाता है। तो हम लोग जब एक पेपर को सॉल्व करते हैं तो एक सर्टेन पैटर्न होता है यूपीएससी का कि पेपर ए में एक सर्टेन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेपर बी से एक सर्टेन टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखना होता है हम लोगों को। अब हाउ टू प्रिपेयर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस फॉर यूपीएससी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले नीडेड है कि आपके पास एक नोटबुक हो। उस नोटबुक में सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि जब आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है किसी भी टॉपिक का और आपको एक आइडिया होता है, और तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उनको एक बार सॉल्व जरूर करें, और उनका एक उस नोटबुक में उसको रिफ्रेश करके रखें ताकि आप बार बार इसको रीड कर सकें, और ये आपके मार्क्स को लाने की पॉसिबिलिटीज को काफी इंक्रीज कर देता है। तो दिस इज अंडर दिस यूपीएससी सेंट्रिक अप्रोच का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, कल्चरल रिलेटिविज्म, इथनोसेंट्रिक अप्रोच, होलिज्म, या फिर एटॉमिस्टिक अप्रोच, इस तरीके की इटिक इमिक अप्रोच। ये सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है, पर ये सारे जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आपको इन सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं उनमें आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है, तभी आप यूपीएससी के मेंस को अटेम्प्ट कर पाने में सक्षम हैं। ठीक है, ये एक चीज हुआ। एक किताब है एम्बर एंड अंबर जो कि बिगिनर्स के लिए है। मेरा मानना है अगर तो आप 2021 को फोकस कर रहे हैं और आपने एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो यू शुड अवॉइड सच बुक्स। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं देन इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि अगर आपके पास वक्त रहे तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एस करने में मदद करेगा। आपके अपने इफ पॉसिबल हैंडमेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए। अगर मैं 2021 की बात करूं तो आपको एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है अभी के टाइम में, 2 महीने में। तो आपका स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मार्केट में जो भी टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं अभी, उनको आप अक्वायर करें और उनके थ्रू उनको रीड करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप उनका जितना भी लिखी हुई बातें हैं उनको आप समराइज कर सकें और अपना कुछ एक कंसाइज सा नोट्स पॉइंटेड वे में बना लें। मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीवर्ड्स। देखिए, जब मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं तो यूपीएससी सेंट्रिक बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, स्मार्ट अप्रोच की बात कर रहा हूं, कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं। ये कीवर्ड्स क्या है? ह्यूमनली आपको यह समझना होगा कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको यूपीएससी के माइंडसेट को रीड करने की जरूरत है। क्या यूपीएससी आपसे चाह रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक गिवन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में इतना डीप नॉलेज आप अक्वायर कर सकते हैं? यूपीएससी ने आपको ऑप्शनल, आपको ये आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा है कि आपको मैथ्स लेना है, फिजिक्स लेना है, एंथ्रोपोलॉजी लेना है,
फिलॉसफी लेना है, हिस्ट्री लेना है, क्या लेना है, आपके पास समंदर भर के पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यू हैव टू डिसाइड. यूपीएससी आपके डिसाइसिव स्किल्स को टेस्ट करता है. वो ये देखना चाहता है कि क्या इन द गिवन स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द गिवन रिसोर्सेज दैट यू हैव been allotted और in the given scheme of things जो भी आपके पास options available है, उसका आप optimal smart use कैसे कर सकते हैं. तो चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, इस दोनों स्टेजेस को क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच रखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब जब आपके पास 2 महीने बचे हैं तो स्मार्ट वे यही है कि आप एक ऐसे ऑप्शनल का चयन करें जो कि कम टाइम में हो सकता है. अच्छा, एक डिबेट और होता है कि मेरा इंटरेस्ट एरिया, लाइक सब्जेक्ट इज ऑफ माई इंटरेस्ट, या इस सब्जेक्ट को मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है. तो उसका बेसिकली आंसर अगर मैं देखूं, अगर मैं दे सकूं, तो वो ये होगा कि आपके इंटरेस्ट और किसी भी सब्जेक्ट का जो ट्रेंड है, उन दोनों के बीच का जो एक रास्ता है, उसको निकालना बहुत जरूरी है. बीच का रास्ता मतलब क्या? आपका इंटरेस्ट भी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो कि पैशन के नाम पर या इंटरेस्ट के नाम पर आप चीजों को पढ़े जा रहे हैं, पर उसके पढ़ने का जो एक निचोड़ है वो है मार्क्स. आप उस ऑप्शनल को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें आप मार्क्स ला पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, कुछ वर्ड्स हैं, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको दूसरे जीएस के पेपर्स में मिल रहा है कि नहीं, ये कम टाइम में जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपका इंटरेस्ट, इन सबको एक बैलेंसिंग एक्ट पे पहुंचा पा रहा है कि नहीं. तो मेरे हिसाब से स्मार्ट डिसीजन तो वही होता है कि एक ऐसा ऑप्शनल लें जिसमें कि आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मार्क्स आपको फेच कर सके. तो बड़ा जरूरी है कि इस 2 महीने में जब आप जीएस के चारों पेपर्स, जीएस 1, 2, 3, 4 से भी डील कर रहे होंगे और अपने ऑप्शनल से भी डील कर रहे होंगे, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्मार्ट डिसीजन लें, और जब आपने ये डिसीजन लिया है एंथ्रोपोलॉजी का, तो आई वुड रिगार्ड इट एज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन. बट ये सिर्फ पहला स्टेप है आपके उस सब्जेक्ट को कवर करने के की पूरी जर्नी में. क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज एन ऑप्शनल. अगर आप एकेडमिक पर्पसेस से जाएंगे तो आपको 6 महीना 7 महीना भी लग सकता है, पर यूपीएससी सेंट्रिक अप्रोच में आई डोंट थिंक इट शुड टेक यू मोर देन 2.5 months मैक्सिमम. बता रहा हूं, अगर आप हर दिन 8 या 6 घंटा एंथ्रोपोलॉजी को दे रहे हैं, जिसमें कि आपका नोट मेकिंग भी हो रहा है, रिविजन भी हो रहा है, ये सारी चीजों को मिला करके आप पढ़ रहे हैं, देन आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप 2 से 2.5 महीने में आप इसको कर सकते हैं. इस स्टेज में आप आ सकते हैं कि आप अपने यूपीएससी के मेंस में अच्छा स्कोर कर सके. प्लस जब आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं तो बहुत सारे अदर ऑप्शनल. इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में कोई एक आइसोलेटेड ऑप्शनल नहीं है. एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे ऑप्शनल जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मेडिकल साइंसेज हो गया, या फिर आप हिस्ट्री हो गया, इन सारे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना देना है. आप जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपके जीएस आंसर्स को भी इन्हांसमेंट मिलता है. तो ये एक और अच्छी बात हुई कि आपके जीएस में जब आप एसेज लिख रहे होंगे, या फिर अब आप जब जीएस पेपर 3 या 2 को डील कर रहे होंगे, जीएस 4 को जब डील कर रहे होंगे, एक ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट, एक मोर इंक्लूसिव व्यू पॉइंट जब आप फॉर्मुलेट कर रहे होंगे, तो ये एंथ्रोपोलॉजी विल कम इनटू द प्ले. तो मुझे लगता है इस एंथ्रोपोलॉजी का मल्टी लेयर्ड, मल्टी फैसेटेड आपके पर्सनैलिटी और आपके आंसर शीट्स दोनों से लेना देना है. क्योंकि बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की और भी रिलेवेंस है. एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हम लोग इंडिया में जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड सोसाइटी है, पोलराइज सोसाइटी है, जहां पे लोग अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, और सबका अपना अपना अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, अलग अलग सबके रिक्वायरमेंट्स है, सोसाइटी के अलग अलग इक्लियन से आ रहे हैं, कोई सोसाइटी के एकदम नीचे से आ रहा है, कोई एकदम सुपर रिच है. तो ये जो डिफरेंस जब हम लोग देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए दूसरे लोगों की तरफ, वो सिंपैथी से ज्यादा इम्पैथी वाला होना चाहिए. मोर एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल कमिंग फ्रॉम
different aspects of the society. So it's very important, it's very very important कि उस तरीके का एटीट्यूड आप डेवलप करें उन लोगों के लिए जो शायद आपके इतने प्रिविलेज नहीं है, या मे बी वो लोग जो आपसे बड़े हैं, आपसे बेहतर हैं इकोनॉमिकली. इसमें भी एंथ्रोपोलॉजी का कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आगे हम लोग एक बार देखेंगे क्या है. तो ये हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को एस करना है. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए. इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है? इसका स्मार्ट अप्रोच अगर आपको 2 महीने में चाहिए, 2.5 महीने में चाहिए, लेट मी बी वेरी ऑब्जेक्टिव. जब हम लोग बुकलेट्स डील करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो अप्रोच को डील कर सकते हैं. आप यूपीएससी में एक चीज जान लीजिए, आपके उस मटेरियल का कोई रिलेवेंस नहीं है जिसको कि आप अपने एग्जाम से पहले रिवाइज ना कर सके. If you are not in a position to revise all that you have written over a period of time, UPSC mains will absolutely hold no significance if you cannot produce it in that given stipulated time in those limited space and words. तो आपको जानना पड़ेगा कि जब आप, मैं ये कहता हूं ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया जाए तो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको वो बताता हूं. ये बेसिकली जो अभी सेगमेंट हम लोग डील कर रहे हैं, ये सेगमेंट जो अभी हम लोग डील कर रहे हैं, ये हम लोग का सेंटर्ड है हाउ टू अप्रोच. अप्रोच क्या होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के. ये जो एंथ्रो सब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, मैं बार बार लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सेंट्रिक, वो अप्रोच कैसा होना चाहिए. तो मैं सारे परतों को खोल करके आपके सामने रख रहा हूं, हर धागों को खोल करके रख रहा हूं, सो दैट आपके पास एक इंफॉर्म्ड कैलकुलेटेड डिसीजन लेने का एक सर्कमस्टेंस तैयार हो जाए. ठीक है. तो एंथ्रोपोलॉजी अगर यूपीएससी सेंट्रिक है, नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं, और एक अभी क्रक्स आवर्स जो कि 2 महीना है, शायद 2-2.25 महीना, इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, और ये क्रक्स आवर्स में क्या होना चाहिए. हमारे पास तो यही ऑप्शन बच रहा है. जब आप नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स बेसिकली 3 स्टेजेस में बनते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो क्रक्स आवर्स हो. अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. पहला स्टेज होता है जब आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है, मार्केट में जो भी प्रिंटेड मटेरियल है उसको रीड किया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और या मान लीजिए कि कोई कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन किया, उसके टीचर ने कुछ डिक्टेट करवाया या नहीं करवाया, कुछ समझाया और आपने कुछ कुछ लिख लिया, वो आपका पहला स्टेज होता है. ये इस केस में भी ट्रू है. दूसरा स्टेज होता है जब आप घर जाते हैं, किसी मटेरियल से और रेफर करते हैं थोड़ा सा, जिसको हम लोग रेफरेंस बुक कहते हैं. रेफरेंस बुक भी लेते हैं, एक वो जो आपने क्लास में लिखा वो भी, एक कोई जो स्टैंडर्ड बुक है और एक रेफरेंस बुक हुआ उसको लेते हैं. यहां पे अपना नोट्स प्रिपेयर करते हैं फिर, और वो बन करके आता है. मान लो कि पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 में क्या होगा, कुछ पार्ट ए और पार्ट बी ये मिलाकर के कुछ मान लीजिए 200 पेजेस के नोट्स यहां बने, आपके 200 पेजेस के नोट्स यहां बने, यानी पेपर 1 आपका 400 पेज का एक बल्कि मटेरियल तैयार हो गया. ये आपका सेकंड स्टेज वाला है. पहले में तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो भी लिखाया सो लिखाया, ठीक है. मैं मानता हूं कि कुछ लोग उसी को स्टैंडर्ड मान करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा घुलना है, मिलना है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप करनी है, तो एक स्टेज और आता है, वो है सेकंड स्टेज, जहां पे आप उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, उसको और इन्हांस करते हैं. ये स्टेज होता है नोट्स का इन्हांसमेंट. इस स्टेज में क्या होता है, इस इन्हांसमेंट का एक एस्पेक्ट ये होता है कि ये नोट जो होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, सेल्फ मेड नोट्स होते हैं. इस नोट्स में क्या होता है, ना सिर्फ आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी होते हैं, बल्कि आपका रेफरल भी इसमें होता है.
स्टैंडर्ड बुक्स और रेफरेंस बुक। जब ये नोट बनता है तो ये 400 पेज के आसपास का नोट्स बन जाएगा। पर क्या आपका वो लेवल है कि आप उस 400 पेज को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज कर सके? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। पर एपिटमी या फिर पराकाष्ठा जिसको कहते हैं हिंदी में, पराकाष्ठा ऑफ योर प्रिपरेशन इस बात से होती है जब तीसरे स्टेज में यू आर इन अ पोजिशन, ये जो तीसरा स्टेज है, यू आर इन अ पोजिशन टू मेक माइक्रो नोट्स। ये जो माइक्रो नोट्स है ये आपके प्रिपरेशन की पराकाष्ठा है। क्या होता है इस माइक्रो नोट्स में? इस माइक्रो नोट्स में आप इस पूरे 400 पेज को इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आप कम से कम 50 पेज में, मैक्सिमम 50 पेज में आप कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को आपने कई दफा, कई बार रिवाइज करा हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना सिर्फ रिवाइज करा हो, आपने जब लिखा हो तो आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट में। मे भी शायद आपने जो आपका सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है, इसके बीच एक कंपोनेंट होता है, शायद आपने टेस्ट सीरीज भी दी हो। जब आप ये दोनों मिला करके करते हैं तो आपका थर्ड स्टेज आता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि आप वो माइक्रो नोट्स बना पाने में सक्षम है। आंसर जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे होते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पता चलते हैं, अरे यार मैंने ये पॉइंट कैसे स्किप कर दिया, ये कैसे ये पॉइंट ऐड हो सकता है। शायद आपके जो इन्विजिलेटर हैं आपको वो पॉइंट्स ऐड करने में मदद करते हैं कि ये वाला पॉइंट तुम ऐड करना। जब ये सब मिलके एक रफ खाका तैयार होता है, उसको आप अपने इस थर्ड स्टेज में इमर्स करते हैं, तब जाकर के आपका ये 50 पेज का नोट्स बनता है। तो जिस दिन आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि ये 50 पेज का नोट्स आप बना पाने में सक्षम हैं, मान के चलिए आपका ऑप्शनल उस दिन तैयार है, एकदम सॉलिड तैयार है। पर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इसमें तो काफी टाइम लगेगा, हो सकता है कि सर इतना टाइम है कि नहीं अभी। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि ये सब तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, एक जिसमें कि आपका इन्वॉल्व है कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मे बी ऑल दो स्टैंडर्ड बुक्स जो मैं आपको बताऊंगा, नदीम हसनैन हो गया, एम्बर अंबर हो गया, ये सारी चीजें। ये जो क्रक्स आज वाले 2.5 महीने हैं, इनको अप्रोच करने का क्या तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंटली होना चाहिए। और वो अप्रोच ऐसा है कि आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स किनारे कर देने चाहिए। किताब पढ़ने का, बुक पढ़ने का टाइम है नहीं। बेसिकली होता है कि 2.5 महीना आपको जीएस भी लेकर के चलना है। हालांकि ऐसा सिचुएशन में पढ़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ऐसे सिचुएशन में क्यों पढ़ें भाई? पहले से आप जब प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे होते हैं तब आप डिसाइड कर लिया होता है आपने कि आपको एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल लेना है, तो इट्स बट अंडरस्टूड कि आप एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल को एक लंबे समय से पढ़ रहे होंगे। तो ये बड़ा क्राइसिस वाला सिचुएशन है अगर आप इसमें पढ़ गए। पर देयर हैज टू बी सम वे आउट। इमरजेंसी सिचुएशन है भाई, कॉल्स फॉर डेस्परेट टाइम्स, कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो क्या है वो डेस्परेट मेजर और क्या है वो स्मार्ट मूव जो कि आपको इस 2.5 महीने में ये ऑप्शन को कवर करने में मदद करेगा? तो इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी एक मार्केट में जो स्टैंडर्ड नोट्स चल रहा है टॉपर्स का, स्टैंडर्ड नोट्स, दिस आफ्टर यू हैव अटेंडेड माई क्लास एंड यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, जहां पे मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक टॉप, कोई भी एक स्टैंडर्ड नोटबुक जो भी आ रहा है मार्केट में, वो कुछ भी हो सकता है। आप मार्केट में जब जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है इस पर्टिकुलर बंदे का जो मटेरियल है वो बेस्ट है, चल रहा है, उसको उठाएंगे आप। दूसरा स्टेज, सामने जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका खुला होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। तीसरा स्टेज, जो भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है मार्केट में जिसमें कि सो कॉल्ड प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, कोई भी टॉपर्स हो सकता है जिनका मार्क्स ज्यादा है, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर लिए, जिन्होंने शायद 300 350 स्कोर लेकर के आए, उनका एक मटेरियल उठाइए टेस्ट सीरीज का। एक टॉपर और, ताकि आपको एक आंसर राइटिंग का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो, उसको उठाइए। एक अगर टॉपर का और मिल जाए, इस पे फोकस कीजिएगा। ये
तीसरा, इन तीनों चीजों को उठा करके अपने सामने रखिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। रीजन बीइंग, जब आप उस टेस्ट सीरीज को देख रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं, बल्कि उस टॉपर्स के जो आंसर्स है ना, वो 2 पेज में 120 वर्ड्स या 250 वर्ड्स जो भी हो, उसमें आपको दिख रहा होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। एक चीज है, आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो वो समंदर की तरह है, पढ़े जा रहे हैं 20 पेज 25 पेज का कोई कॉन्सेप्ट, आप उसको 2 पेज में तो नहीं उतार सकते हैं जब आप आंसर्स लिख रहे हैं। टाइम है नहीं आपके पास, आपको समझ में आना है कि आपको सब्जेक्ट मैटर भी कवर करना है, तो आप टेस्ट सीरीज उठाएंगे। उस टेस्ट सीरीज में जो ईयरली टेस्ट सीरीज होगा उसमें सारी चीजों को जिन्होंने डील कर लिया होगा वो टेस्ट सीरीज होना चाहिए। वो टेस्ट सीरीज उठाएंगे और दोनों तीनों टॉपर्स का उसमें जो आंसर्स है वो देखेंगे क्या है। आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अच्छा ये मेरा स्टैंडर्ड आंसर जो इस तरीके से ये लिख रहे हैं। एक पेज लेंगे, उन सारे टॉपर्स का जो भी एक कॉमन पॉइंट्स है ना सारा वो लिख लेंगे। मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक आया, मेहरगढ़ के बारे में बोला, मेहरगढ़, मान लीजिए कि एक बहुत ही सिंपल से कोई एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई इसके बारे में मेंशन करो, तो हो सकता है किसी टॉपर ने उस टेस्ट सीरीज में कुछ 10 पॉइंट्स लिखे हों, कुछ दूसरे बंदे ने कुछ 12 पॉइंट्स लिखे हों, 1-2 पॉइंट जो उसका छूट गया हो। आप एक पेज में उन सारे कॉमन पॉइंट्स को और वो जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको लिख लेंगे। प्रीवियस ईयर से उसको टैली करेंगे, ये सवाल कब कब आया, उसको रेड मार्क करेंगे आप कि हाँ ये वाला जो सवाल है ये सवाल आ चुका है, बड़ा सवाल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और जो भी स्टैंडर्ड नोट्स है वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप मार्केट में आज जाएंगे तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अगर मैं कहूँ तो शायद सचिन गुप्ता के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके के नोट्स हैं जो AIR 3 रह चुके हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छा नोट्स है। मैं मानूंगा कि ही हैज इंश्योर्ड कि मेजर टॉपिक्स जो भी हैं वो कवर हों। इनके आंसर्स में डायग्राम्स मिल जाएंगे आपको, इनके आंसर्स में आपको एग्जाम्पल्स अच्छे मिलेंगे, इनके आंसर्स में आपको बड़ा पॉइंटेड आंसर्स मिलेगा और कंसाइज आंसर मिलेगा। तो ही कैन बी अ गुड दिस कैन बी अ गुड बुक टू अप्रोच, जहां पे आपको एक स्टैंडर्ड नोट्स ऑलरेडी प्रिंटेड है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये आप रीड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सामने रखेंगे, टेस्ट सीरीज 3 टॉपर्स कर लेंगे, एंड दिस आई वुड रिगार्ड एज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू फिनिश द ऑप्शनल इन 2.5 months. इट्स ऑल्सो मैंडेट कि कम से कम आप 5, कम से कम मैं बोल रहा हूं मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देंगे। यूपीएससी ऑप्शनल इज नॉट अ केक वॉक, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। इसकी तैयारी सॉलिड होनी बहुत जरूरी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लिखने की क्षमता भी है। अगर तो आपने वो माइक्रो नोट्स वाला लेवल अटेन कर लिया है, देन ट्रस्ट मी ये आपको टेस्ट बड़ा मजेदार लगने वाला है। पर अगर नहीं भी अटेन किया है, क्रक्स मोमेंट है, स्टैंडर्ड नोट्स है, यहां पे आपने पॉइंटेड फॉर्म में लिखा है, तो भी यू गेट इन अ पोजिशन जहां पर आप अच्छा आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी ये कम से कम 3 से 5 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आपको लिखने ही होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर्स हो वो अच्छा हो और बड़ा एक वर्ड लिमिट में हो, स्पेस का प्रॉपर यूज हो। सो दिस आई वुड रिगार्ड एज अ स्मार्ट वे ऑफ approaching the optional in the given scheme of things that you are in. If you are going for 2021, I would say that this would be a very smart strategy to write answers. नॉर्मल डेज में जब आप जा रहे हैं तो आपके पास 3 स्टेज है, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको जो मटेरियल मिल रहा है, वो जो लिखा है वो आपने किया। फिर सेकेंड स्टेज में आप उसको सेल्फ मेड किया, उसको इन्हांस किया अपने नोट्स को। फिर आपने रेफरल बुक लिया जो स्टैंडर्ड बुक है। ये स्टैंडर्ड बुक कुछ भी हो सकता है, एम्बर एंड एम्बर हो सकता है, नदीम हसनैन हो सकता है, कोई भी बुक हो सकता है। इनको लिया,
एक रेफरेंस बुक का इस्तेमाल, कोई भी एक बुक लेंगे आप, जब स्टैंडर्ड बुक की बात हो रही है तो एक बुक को स्टैंडर्ड मानिए और आगे बढ़िए। आपको पीएचडी नहीं करना है, मास्टर्स नहीं करना है, बैचलर्स नहीं करना है, आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक बोल रहा है वो कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थीकरण उसका होना चाहिए, वो लिखित रूप में आपके पास, आपके समक्ष होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑप्शन की तैयारी में गड़बड़ कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये हो गया दो तरीका इसको अप्रोच करने का। तो स्टैंडर्ड, जब ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को बेसिकली ये करता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कैसे बनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे हो। और ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डायग्राम्स हैं, लेबलिंग्स हैं, जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे प्राइमेट्स तो आप देखेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दैट इज। तो अब फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विथ प्रॉपर फैक्ट्स। फैक्ट जब मैं कह रहा हूं तो एक आंसर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक जब इन्विजिलेटर आपके आंसर्स को रीड कर रहा हो तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि कोई बहुत जनरल स्टेटमेंट नहीं है। जनरल स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? जनरल स्टेटमेंट से यह तात्पर्य है कि आपने कुछ एक बेसिक बात बोल दी, जैसे माई होम इज वेरी फार फ्रॉम दिस प्लेस। तो वो 500 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, किसी को नहीं पता। तो टिपिकली क्या होता है, एक अच्छे आंसर्स में, अच्छे आंसर को तब माना जाता है जब उसमें आप एग्जाम्पल्स देते हैं, फैक्ट्स स्टेट करते हैं, और इन सारी चीजों को मिला करके आपका आंसर और इन्हांस होता है। तो मैं बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जब कोई भी आंसर लिख रहे होते हैं तो उसको इन्हांस करना बहुत जरूरी है। और जब मैं इन्हांसमेंट की बात कर रहा होता हूं, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विद प्रॉपर फैक्ट्स, जब फैक्ट्स की बात कर रहा होता हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि थिंकर्स भी हों उसमें। थिंकर्स को जब आप मेंशन करते हैं, जब आप थिंकर्स को मेंशन करते हैं, आप देखिएगा थिंकर्स, प्रॉपर फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, लेबलिंग, गुड विथ योर वर्ड्स, पॉइंटेड आंसर्स, तब जाकर के आपके जो आंसर्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। और जब आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किसी भी टॉपर के नोट्स को आप जब पढ़ रहे होते हैं या किसी भी टॉपर के आंसर्स को जब आप देख रहे होते हैं जो उसने टेस्ट सीरीज में लिखा हुआ रहता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिविजन। मैंने जो भी बताया वो आप आराम से, जब तक आप रिविजन नहीं कर सकेंगे, आप मैक्सिमम रिटेंशन आपका ना हो, तब तक देयर इज नो पॉइंट कि आप इतना एफर्ट डालें। तो इन 5 कॉम्बिनेशंस के बाद आप देखते हैं कि आपका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर होता है। मैं एंथ्रोपोलॉजी या कोई भी ऑप्शनल हो, जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं और किसी थिंकर को कोट करते हैं, मान लीजिए कि अगर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर कहा जाए कि इसका 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन होता है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी का 4 विभाजन किया जा सकता है, इनको 4 अलग अलग सब फील्ड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मान लीजिए कुछ भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एक उसमें से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, एक सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी है, मान लीजिए चौथा लिंग्विस्टिक है, कुछ भी। तो ये क्लासिफिकेशन जब आप लिखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को 4 में क्लासिफाई किया गया है, यह आंसर बहुत अच्छा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ठीक आंसर है। पर अगर आप इसमें यह लगा दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू फ्रांस बोस, ये थिंकर है, ये क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया है। जब हम लोग थिंकर चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्रांस बोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंथ्रोपोलॉजी में। तो जब आप ये वाला सेक्शन इसमें जोड़ते हैं तो दिस आंसर बिकम्स वेरी क्वालिटी आंसर।
तो जो भी राइटर या जो भी इन्विजिलेटर आपका है, जो आपको इवैल्यूएट कर रहा है, वो जब ये देखेगा तो उसको लगेगा हाँ इस लड़के को पता है कि इसका आंसर जो है थिंकर्स को इंक्लूड कर रहा है। जितने ज्यादा थिंकर्स, जो भी स्टैंडर्ड थिंकर्स हैं, उनको आप कोट करते हैं अपने आंसर्स में, आपका जो आंसर है वो इंप्रूव करता है। मान लीजिए फ्रांस बोस की कोई लिखी हुई किताब को आपने मेंशन कर दिया, फ्रांस बोस इन दिस बुक मेंशन अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, तो आपका आंसर और एनहांस हो गया। कहीं पे आपको मैन इज अ प्राइमेट करके कोई एक स्टेटमेंट आ गया, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिएट करना है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है एक मैन में और एक चिंपैंजी में या गोरिल्ला में या फॉर दैट मैटर प्राइमेट में। तो जब आप डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो डायग्राम्स को डालते हैं तो वो आंसर और इन्हांस होता है। तो बेसिकली आपके आंसर्स को इन्हांसमेंट के लिए इन सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर फैक्ट्स, प्रॉपर इन्हांसमेंट। तो ये कुल मिलाकर के हम लोग देखते हैं कि आपका एक अप्रोच को मैंने कवर किया, जहां पर आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट विज़-अ-वी यूपीएससी। मैं बार बार इस टर्म को जब यूज करता हूं तो मैं अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता हूं। यूपीएससी अपने आप में एक बहुत, एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शनल है अगर देखा जाए एकेडमिक पर्पसेस से। बहुत सारा उसमें रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, फील्ड वर्क की जरूरत है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनने की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। पर जब आप उसको विज़-अ-वी यूपीएससी देखते हैं तो आपको अपने आप को एक सीमित कर देते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है इस सब्जेक्ट के बारे में। अब सेकेंड एस्पेक्ट पे हम लोग आते हैं। अप्रोच मैंने डिसाइड किया, आपको एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग दे दी कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा होता है। एक बुक लिस्ट जो कि एक मैंडेटरी है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो पेपर 1 में जो कि मेरा कंसर्न है उसके लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पी नाथ की एक किताब आती है, इसको जरूर पढ़ें, अच्छी किताबों में शुमार है। आप देखेंगे जब आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पी नाथ एक अच्छी स्टैंडर्ड प्यारी सी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है या सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मैं इन सब के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके आपके सामने सारी चीजों को पेश करूंगा ताकि आपका दिमाग खुले बेसिकली। तो एक एंथ्रोपोलॉजी के लिए अच्छी किताब एम्बर एंड एम्बर मानी जाती है, इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक अगर आपको थोड़ा सा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। एक अच्छी किताब एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड की विवेक भाष्मे की आती है। जब आप विवेक भाष्मे की किताब पढ़ते हैं तो आपको बड़ा एक चैप्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्वेश्चंस फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। जब आप चैप्टर्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, मेरा सिंपली से मानना है कि आपको मैं एक छोटा बड़ा सा एक जहाज भी दे दूं और आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर पाने में सक्षम है, तो इसका मतलब आपको उसके पूरे कंपोनेंट के बारे में जानकारी है। और ये फील आना कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में हर चीज पता है, चैप्टर के बारे में एटलीस्ट जितना रिक्वायरमेंट है उतना पता है, गिव्स यू अ वेरी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बाकी किताबें जब पढ़ते हैं, जब मैं आपको बोलूं कि मुझे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके दो, तो मैं ये मीन कर रहा होता हूं कि कोई एक पैटर्न है, कोई एक ट्रेंड है, कोई एक थीम है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और उस आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, तो वे विवेक भाष में आपको उसमें हेल्प करेंगे। ये खुद भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, अभी मेरे ख्याल से हैं आईएएस हैं। और इसके अलावा एक और किताब है जैन, जो AIR2 है, उनकी किताब भी आजकल मार्केट में है, वो भी आप देख सकते हैं इफ यू फील लाइक। क्या नाम है उनका, दिमाग नहीं आ रहा है। पेपर 2 में अगर आप देखें तो नदीम हसनैन इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड बुक, ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए। ट्राइबल इंडिया के लिए नदीम हसनैन अच्छी किताब है। एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड विवेक भाष में आप पढ़ सकते हैं। ट्राइबल कल्चर आप LP विद्यार्थी से पढ़ सकते हैं। एक खाखा रिपोर्ट, आप इसको जाजा रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, खाखा रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, ये आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है ट्राइबल्स के फेवर में या ट्राइबल्स को लेकर के
या आप खाका रिपोर्ट या उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या ट्रबल है जो फेस करते हैं, ये जो भी मेन कॉन्सेप्ट आप पेपर 1 में पढ़ते हैं उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप आप पेपर 2 में देख पाते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बेसिकली पूरा इंडियन ट्राइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें हैं। और एक इंपॉर्टेंट है जनवरी 2014 का एडिशन ऑफ योजना। ओवर हियर आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि केस स्टडीज आप जितना ज्यादा पढ़ सकें वो अच्छा है। केस स्टडीज जो है वो आपके आंसर्स को इन्हांस करता है। केस स्टडी का कहीं पर ऐसा स्रोत तो आई वुड से एक विजेता आईएएस का एक मार्केट में अच्छा आ रहा है, वो आप देख सकते हैं मटेरियल केस स्टडीज के लिए। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो ले रहा है उसको इन सारी किताबों के बारे में पता होनी चाहिए। प्रेफरेबली ये सब तब जब आप नॉर्मल कोर्स में चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप डायर सर्कमस्टांसेस में है, डायर नीड में है, देन यू शुड गो फॉर द मोड ऑफ प्रिपरेशन दैट आई टॉट यू एंड टोल्ड यू अबाउट। फॉलो दैट एंड सी द रिजल्ट एंड यू विल बी थैंकिंग मी। ठीक है, तो ये इसका। अब आ जाते हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें अभी समझ में आएंगी या आप चीजों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, लेकिन इफ पॉसिबल एक ओवरव्यू, मेरा पर्पस पहला क्लास इसलिए है कि आपको मैं डीकंस्ट्रक्ट करके एंथ्रोपोलॉजी आपके सामने रखूं, आपको ये बताऊं कि भैया ये एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो है किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप थोड़ा अप्रिशिएट कर सकें। तो आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको आपका सब्जेक्ट मैटर एकदम सामने होना चाहिए। 1.1 में आपका मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, ये टॉपिक है 1.1। 1.2 में आप देखेंगे रिलेशनशिप्स विथ अदर डिसिप्लिन्स, एंथ्रोपोलॉजी विज़ावी अदर डिसिप्लिन्स का इसका क्या रोल है। विज़ावी जब आप बात करते हैं अदर डिसिप्लिन्स तो आप बात करते हैं सोशल साइंसेस की, आप बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की। सोशल साइंसेस की आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं साइकोलॉजी की, आप बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री की, विथ रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी की। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आप किस चीज में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो अपने आप में तो एक कंप्लीट मुकम्मल सब्जेक्ट है, बट बाकी सब्जेक्ट्स से कैसे डिफरेंट है, हाउ इज इट डिफरेंट, तो ये आपको पढ़ना होता है 1.2। कुछ क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, अगर आप देख सके तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। ये इस पे हम लोग बार बार आते रहेंगे। ये कोई वन टाइम प्रोग्राम नहीं है कि एक बार देखा तो काम हो गया। ये मोटा मोटी आपको हर बार देखना पड़ेगा टिल द टाइम यू हैव लर्नड इट बाय रोट। 1.3 में अगर हम लोग देखें तो 1.3 अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं इसमें कि मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मैंने वो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको करके वहां दिखाया है। फिर बेसिकली वही क्लासिफिकेशन है जो कि फ्रांस बोज ने दिया है। तो उनका स्कोप, रेलेवेंस क्या है? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ही चीज है। जब हम लोग इस टॉपिक पे डील कर रहे होंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज biological or / physical anthropology and how in modern times it is very conveniently transforming itself into न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जब हम लोग सिर्फ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, स्कल की बात कर रहे होते हैं, आर्म्स की, लेग्स की, इन सारी चीजों की बात कर रहे होते हैं। तो अब तक तो वही था, बट विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विथ एडवांसमेंट ऑफ अदर स्कीम्स, हम लोग बहुत सारे और एस्पेक्ट्स के बारे में जानने में सक्षम हो गए। तो अब वो जो डिसिप्लिन है उसने अपने अंदर बहुत सारे, जैसे जेनेटिक डिजीजेस हो गए या जेनेटिक एनालिसिस हो गया, HLA मार्कर्स हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ABO ग्रुप हो गया, इन सबको उसने अपने अंदर
संभाल लिया है, तो हम कहेंगे कि अब इट हैज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स बायोलॉजिकल और न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरा स्टेज अगर आता है तो वो होता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और किस तरीके से ये हिस्ट्री से अलग है। एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक हिस्टोरियन में क्या डिफरेंस होता है वो हो गया। एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या होता है, मेन ब्रांचेस, और इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार आप जरूर देखिए इस लिस्ट को और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जिस आपको एक नजर आना चाहिए, ये सारी चीजें कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, राइट नोट्स in about 150 words, differences between social anthropology and sociology। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये बेस्ट चीज है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चीजों को समझ अगर है, आपका नोट्स तैयार है, आप आंसर्स लिख पाने में सक्षम होंगे। इसमें कोई दाएं बाएं करने की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये ऐसा ऑप्शनल है जो कि आपने जो कुछ 100-125 क्वेश्चन रट लिया, आप जाकर के उसमें आंसर्स ले आएंगे, लिख लेंगे। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उस पर नोट्स लिखो, 2015 में आया। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 1992 में आया है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी 10 मार्क्स का 2013 में आया। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, 94 में। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आप देखेंगे 1990 में आया। न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, 1989 में आया हुआ। तो ये सारे सवाल हैं जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जब आप ये 3 यूनिट पढ़ते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, तो आपको एक मेजर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, एक ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताऊं, एक सवाल आएगा व्हाट, दूसरा सवाल आएगा व्हाई, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाई एंथ्रोपोलॉजी, क्यों पढ़ा जाए एंथ्रोपोलॉजी, सब डिविजन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द कोर of anthropology, what is the concept of culture in anthropology, and how culture links all other subfields of anthropology। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तो आपको कॉन्सेप्ट को रिलेट करना पड़ेगा। रोल ऑफ थिंकर्स, यहां पे थिंकर्स आ जाते हैं, अलग अलग इनके स्कूल्स, कि कौन से थिंकर किस जमाने में कैसे थे। क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट से लेकर के पर्सनालिटी स्कूल थिंकर्स, जो कि उनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैसे अप्रोच था, उनका अप्रोच डिफरेंट क्यों था, क्या फर्क पड़ रहा था, ये सारी चीजें आप जब थिंकर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए, हम लोगों ने एक एंथ्रोपोलॉजी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके कॉम्बिनेशन से और इसके कॉम्बिनेशन से डेवलप कर लेंगे। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें एक ब्रॉडर पिक्चर, एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस अदर एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज, वो पता चल जाएगा। तो 1.1, 1.2, 1.3 बेसिकली इसी को कवर करता है, और आप देखते हैं कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपके पास एक बुकलेट होना चाहिए। ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, मेरे अगर सजेशन में जाइए तो न्यू विशाल्स का एक टॉपिक वाइज आता है। इस टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप इसको खरीद सकते हैं न्यू विशाल्स का। दिस आई वुड रिगार्ड इट एज अ वेरी सिस्टमैटिक बुक, वेरिन आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है, आपको इस न्यू विशाल्स में मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक प्रिपरेशन हो गया है। तो अब आपके बेसिक प्रिपरेशन में क्या क्या है? बेसिक प्रिपरेशन में आपको ये एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एंथ्रोपोलॉजी जब आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंसाइज है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हैं, रीजन आउट कर सकते हैं, आप इसको आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, डीमिस्टिफाई कर सकते हैं। आपके पास
10 साल के सवाल इजीली अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप इसको 2-2.5 महीने में स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कंप्लीट कर सकते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या अप्रोच रहना चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि पेपर 1 को कैसे अप्रोच रखना है। थोड़ा सा एक पॉइंट जो बच गया वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक पेपर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कैसा दिखता है। पेपर 1 अगर आप डील कर रहे हैं तो पेपर 1 में ए सेक्शन होता है, बी सेक्शन होता है। ठीक है, जब आप पेपर 1 देंगे, क्योंकि मैं पेपर 1 से डील कर रहा हूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं पेपर 1 से आपके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तो पेपर 1 का सेक्शन ए और पेपर 1 का सेक्शन बी, टोटल सवाल जो होते हैं वो 8 होते हैं। इनमें से आपको 5 सवाल लिखना होता है, 5 सवाल करना होता है। हर सवाल टोटलिटी में 50 × 5 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर होता है पेपर ए, 250 मार्क्स का पेपर बी। इनमें से कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन ए का पहला वाला सवाल और सेक्शन बी का जो पहला सवाल होता है वो कंपलसरी होता है। बाकी आप कोई भी 2 सवाल यहां से और 1 सवाल यहां से, या फिर 1 सवाल यहां से 2 सवाल यहां से कर सकते हैं। ये आपके पास एक अप्रोच है, यानी पेपर के बारे में आपको एक आइडिया हो गया कि एंथ्रोपोलॉजी का पेपर किस तरीके से दिखता है और कैसे फॉलो होता है। टिपिकली जिस पैटर्न में ये है, आपको ये रटा होना चाहिए कि 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है। जैसे आपको ये रटा होना चाहिए, सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि 1.1 में आपसे ये पूछ रहा है मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। रिलेशनशिप्स विद अदर डिसिप्लिन्स ये 1.2 में है। 1.3 में मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलेवेंस, अलग अलग जो सब फील्ड्स हैं उसके बारे में। 1.4 में अभी हम लोगों ने 1.3 तक किया था, 1.4 में आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको अब बोर्ड में लिख करके बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग पूरे सिलेबस को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग के बारे में हर कुछ जानना चाहते हैं। जब मैं एंथ्रोपोलॉजी को जब डिफाइन कर रहा हूंगा, जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूंगा, तो आप देखिएगा आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट्स खुलने लगेंगे, आपको मजा आने लगेगा, वाह ये सारी चीजें तो सर ने ऑलरेडी बता रखा है। तो वही मेरा आइडिया है बेसिकली कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और इसका डेफिनेशन जब पढ़ते हैं, तो इट्स डेफिनेशन सेज इट इज अ साइंस ऑफ मैन। साइंस ऑफ मैन मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा मतलब एक मैन के बारे में कुछ साइंटिफिक एनालिसिस किया जा रहा है। उस पर एक वर्ड और जोड़ेंगे, इन टोटैलिटी। इन टोटैलिटी, और एक वर्ड एक पॉइंट और जोड़ेंगे, इन स्पेस एंड टाइम। ये तीनों को जब आप कवर करते हैं ना, तब आपका एंथ्रोपोलॉजी का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मिल जाता है। तो अभी हम लोग आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट वी मीन। ये एक एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैं एंथ्रोपोलॉजी, बेसिकली इसको ऐसे लिख देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को मैंने तोड़ दिया, इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कर दिया। लॉजी तो मतलब स्टडी ऑफ मैन, ह्यूमन। ठीक है, टूट गया ये। तो भैया किस किस्म का स्टडी, पहला सवाल आना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टडी। एंड मैन और ह्यूमन का क्या कंपोनेंट, क्या आप मैन के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या आप इसके सोशल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप सोशल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो आप किनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं मैरिज के बारे में,
आप बात कर रहे होते हैं फैमिली के बारे में, ठीक है, आप बात कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। जब आप फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक इंसान के पूरे फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिजिकल एस्पेक्ट, अब ये फिजिकल एस्पेक्ट पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, क्या ये इवॉल्व हुआ है, और अगर इवॉल्व हुआ है तो कैसा हुआ है, पहले क्या था अब क्या है, और ये जो हुआ है इसका जो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं, तो उसका बेसिस क्या है, क्या कोई थियरी अवेलेबल है, क्या कोई थियरी अगर अवेलेबल है तो उसके पॉस्टुलेट्स क्या हैं, क्या कोई एम्पेरिकल स्टडी किया गया है, कोई फील्ड वर्क है, किसी सोसाइटी को रीड किया गया है, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस सोसाइटी के लिए वैलिड है, क्या वो इन मॉडर्न सोसाइटी के लिए भी वैलिड है, कि या वो सिर्फ एक प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में वैलिड है, क्या वो एक डेवलप्ड नेशन में रहने वाले वर्किंग टर्शरी जॉब्स करने वाले या फिर अलग एडवांस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के लिए वो वैलिड है, या वो वैलिड एक सिंपल सोसाइटी, एक जंगल में रहने वाले एक ट्राइबल आदमी के लिए भी वैलिड है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग डील कर रहे होते हैं। क्या हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो एप से हुआ है, एप से लेकर के अगर ह्यूमन बने हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। ये इवोल्यूशन जो हुआ है वो क्या फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर के हुआ है, क्या हमारा चलने का जो धर्रा है, हम जो चल रहे हैं बाइपेडलिज्म, दो पैरों में जो हम लोग चल रहे हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, या हमारा जो स्कल हुआ, हमारा जो दांत हुआ, डेंटल आर्केड जिसको कहते हैं, डेंटल आर्केड, डेंटिशन, जो दांत का जो स्ट्रक्चर हुआ, मोलर प्रीमोलर, क्या उसमें कुछ चेंज आया है, इवोल्यूशन हुआ है तो? क्या हमारा जो फोरामेन मैग्नम है जहां पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे हेड से जाके मिलता है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है? क्या हमारे नाखून में कुछ फर्क आया है? क्या हम लोग अपने मैन को एज ए ह्यूमन बीइंग को अगर एक क्लासिफिकेशन करें तो उसमें कहां प्लेस कर सकते हैं? हम लोग क्या अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द किंगडम ऑफ एनिमिलिया? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या हमारा जो अर्ली मैन है वो किस तरीके का उसका जिंदगी जीने का अप्रोच रहता था? क्या वो उसी तरीके से सोचता था? क्या उसका मटेरियल और नॉन मटेरियल टूल्स जो वो यूज करता था, क्या उससे उसके कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं? तो सोशियो कल्चर यहां पे आ गया। आर्कियोलॉजी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये सारा कंपोनेंट। तो आप एक देख रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग का जब डायमेंशन आप डिफाइन कर रहे हैं तो ये डायमेंशन बड़ा विविड है। आप किसी एक कंपोनेंट पे नहीं रुक रहे हैं। अब एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा आपको दिख रहा है, मुझे जो आप देख पा रहे हैं, मेरा एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है और मेरा एक इंटरनल कंपोनेंट है। द वन कंपोनेंट विच इज इनटैंजिबल, विच यू कैन नॉट सी, देयर इज समथिंग विच यू कैन ओनली एक्सप्रेस और फील, यू कैन नॉट सी इट, एंड देयर इज दिस एक्सटर्नल कंपोनेंट इन योर बॉडी विच यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील। तो जब मैं दिमाग की बात कर रहा हूं तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। जब मैं अपने बाहर एक्सटर्नल बॉडी की बात कर रहा हूं तो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। मेरी कोई फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मान लो मेरी कोई फ्रेंड है या फिर मेरी बीवी है या शादी हो रही है मेरी, या इन सारे ये सारे कंपोनेंट भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा सोशल कंपोनेंट हो गया। मेरा कुछ कल्चर है, कुछ काम करने का कोई तरीका है, हो सकता है रहन सहन का सबका अपना एक तरीका होता है, या मैं किस भगवान को पूज रहा हूँ या कौन से मजहब को फॉलो कर रहा हूँ, वो एक कंपोनेंट हो गया। रिलीजन को क्या मैं एक ट्राइबल सोसाइटी से आ रहा हूँ या मोर मॉडर्न सोसाइटी से आ रहा हूँ, वो भी मेरा एक कंपोनेंट हो गया। क्या उसी तरीके से मेरे एंसेस्टर्स कौन थे, वो जो एंसेस्टर्स हैं उनको रीड करने के लिए क्या करना है। तो ये सारे एक इंसान का हजारों कंपोनेंट होता है। तब आप जब देखेंगे, जब आप मेरी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, क्या मतलब मेरे अंदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मेरे अंदर का जेनेटिक वेरिएशंस क्या क्या है, आप सोचिए एक इंसान के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। जब आप ये कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन और ह्यूमन, देन यू हैव टू डिफाइन कि क्या है मैन और क्या है ह्यूमन, और अगर है तो उसका डोमेन कितना बड़ा है। क्या हम उसको पूरा एक्सटेंसिव वे में पढ़ रहे हैं या उसको हम लोग कुछ लिमिट कर सकते हैं?
क्या ये जो स्टडी है, ये स्टडी किस तरीके का स्टडी है? क्या ये, देखिए मैं डीकंस्ट्रक्ट करके आपके सामने रख दे रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये जो स्टडी है वो किस तरह की स्टडी है? क्या ये साइंटिफिक स्टडी है, ये सोशल स्टडी है, या ये कुछ एक मेटाफिजिकल स्टडी है? समझ रहे हैं? ये सारे कॉम्पोनेंट, ये स्टडी का नेचर क्या है? क्या ये सोशल साइंस है? एंड इफ इट इज सोशल साइंस, तो how is it different from other social sciences like psychology, like sociology? How is it different from history? How is it different from other components like medical sciences? ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस स्टडी, तो इन सारा को अगर सम कर दें तो एक जो डेफिनेशन आता, अच्छा फिर एक आता है इन टाइम एंड स्पेस। मैंने 3 वर्ड जोड़ा था, स्टडी ऑफ मैन और ह्यूमन इन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। एक वर्ड और जोड़ा था साइंटिफिक। 3 कंपोनेंट बन करके एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन मैंने बताया था कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन इन टोटैलिटी। ये सारा इन टोटैलिटी है, इन टाइम एंड स्पेस। जब ये 3 कंपोनेंट जुड़ता है ना, तब जाकर के एंथ्रोपोलॉजी का एक क्रिस्प डेफिनेशन हमें मिलता है। ठीक है, एक क्रिस्प डेफिनेशन मिलता है, क्योंकि ये हमें एक मैन का एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे रहा है। अगर मैं ये पढ़ने के बाद ये बोलूं कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक अप्रोच, आई वुड नॉट बी रॉन्ग। होलिस्टिक अप्रोच, नॉट एटोमिस्टिक। मैं कुछ वर्ड्स अभी यूज कर रहा हूं, जब मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कुछ वर्ड्स है, होलिस्टिक, एक वर्ड है एटोमिस्टिक, ठीक है, और क्या क्या वर्ड्स है मैं लिख देता हूं यहां पर। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन और ह्यूमन इन टोटैलिटी। ठीक है, इन टाइम एंड स्पेस। अब देखिए क्या मजेदार आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ये दिखने में तो कुछ 5 वर्ड्स है, पर लेकिन आप इनको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये एक बड़ी सी एक दुनिया निकल के आ जाती है। ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि व्हाट डज साइंटिफिक स्टडी। अब ये स्टडी किस तरह का, साइंटिफिक मतलब क्या होता है, जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से इट्स अ साइंटिफिक स्टडी। मैंने एडजेक्टिव जोड़ दिया है, यहां पे मैं जोड़ सकता हूं सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज, डू यू थिंक एंथ्रोपोलॉजी इज अ सोशल साइंस? एंड इफ इट इज अ सोशल साइंस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज? ये हो गया इन टोटैलिटी। तो टोटैलिटी मतलब क्या, यहां पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि एक ह्यूमन बीइंग का क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट है। तो दैट इज व्हाट इट मींस व्हेन यू से दैट इन टोटैलिटी। ये इन टोटैलिटी हो गया, ठीक है। इन टाइम एंड स्पेस, जब मैं टाइम की बात कर रहा होता हूं या स्पेस की बात कर रहा होता हूं, तो ये स्पेस पूरा ज्योग्राफिकल स्पेस है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं ये कह रहा हूं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इट मींस इट कैन बी प्री हिस्टोरिक, इट कैन बी प्री हिस्टोरिक, इट कैन बी मॉडर्न, इट कैन बी हिस्टोरिक, इट कैन बी मिडिवल, इट कैन बी एंशियंट, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का जो डोमेन है वो कितना वाइड है, कितना विविड है। क्योंकि जब हम लोग एक प्री हिस्टोरिक एरा के इंसान को पढ़ रहे होते हैं तो उसके बारे में तो हमको कुछ रिटन एविडेंस मिल भी नहीं सकता है। हो सकता है कि उसका हम लोग को टूल्स मिल जाए, हम लोगों को उसका एक्सकवेशन के दौरान हड्डी मिल जाए, उससे हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। तो ये बेसिकली दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट द प्री हिस्टोरिक। ओके, मॉडर्न, आज का आदमी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि, और ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो कहीं भी हो सकता है ज्योग्राफी, इधर, यानी कितना वाइड डेफिनेशन है। तो जब इतना वाइड है तो हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि इट्स होलिस्टिक। बड़ा आसानी से हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि यस, एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक स्टडी
ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ मैन और एनी वुमन, जो भी आपको ऐड करना है। तो बेसिकली इन एनी गिवन स्पेस ऑफ टाइम, आप सोचिए इसने अपना डोमेन कितना बड़ा कर दिया। जब से दुनिया का कायम हुई है और अब तक ये पूरे स्टेजेस को कवर कर रहा है। तो अब आप बताइए, इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? तो जब इसका डोमेन इतना बड़ा हो जाएगा तो एम्बिग्विटी भी तो बढ़ जाएगी, एम्बिग्विटी भी तो बढ़ जाएगी, और एम्बिग्विटी बढ़ जाएगी तो इंटरप्रिटेशंस पे भी तो फर्क पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन पे भी तो फर्क पड़ेगा। एम्बिग्विटी, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हैं जिन पे फर्क पड़ेगा। तो व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी हैव? इस एम्बिग्विटी को कम किया जाए। एम्बिग्विटी को कम करने का तरीका यह है कि इसका स्कोप डिफाइन किया जाए। दैट इज व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स कि जरा एक बार हम लोग यहां पे देखेंगे। दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये वर्ड, कोई भी वर्ड जो यहां पर दिया हुआ है वो बेमायने के वर्ड नहीं है। हर वर्ड का अपना कुछ एक मीनिंग है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मीनिंग मतलब आपको कह रहा है कि भाई डिफाइन करो कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो डेफिनेशन ये हुआ। अभी हम लोग बेसिकली जब हम लोग डील कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या है स्कोप, क्या है वो डिफाइन करो। एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से डेवलप किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है जिसको हम लोग को देखने की जरूरत है। और इसी तरह फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।